राजस्थान के करौली में कर्फ्यू में 10 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है। आज कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक नरमी की गई थी। दफा 144 पूरे जिले में 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसी दौरान अवाम दूध, सब्जियां, राशन, गैस सिलेंडर वगैरह अशियाई जरूरियात खरीद सकेंगे। ताहम इस दौरान इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जुमेरात को भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। राजस्थान के पंचायती राज देही तरक्की महकमे के वजीर और करौली के एमएलए रमेश चंद मैना ने करौली फसादात को बीजेपी को मंसूबाबंदी हिकमत अमली करार दिया है। रमेश मीना ने कहा है कि करौली के माहौल को जहर आलूदा करने के लिए बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोगों ने रैली से पहले माहौल को खराब करने की तमाम तर तैयारियां किए थे। ये तो आप लोगों को मालूम होगा और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, सब पोटरा से आता हूँ। तो ये जो घटना हुई है ये एक प्लानिंग के तहत घटना हुई और कुछ घटना कराने में, अंजाम देने में कुछ लोग इकट्ठे हुए क्योंकि इनको परमिशन नहीं दी। फिर उन्होंने जद्दोजहद की और शांति समिति की बैठक करके इन्होंने मोनोपोली करके एक परमिशन ली और परमिशन भी कुछ चीज़ों की ली, कुछ की नहीं ली। इन्होंने डीजे बजाया वहाँ पर और डीजे बजाने के बाद में जो नारे लगाए वो आपको भी जानकारी हो गई हुई, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर जिस प्रकार के उकसाया गया और झगड़े का एक रूप दिया गया, तो वो जहाँ पर झगड़ा हुआ है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो समर्थित जो लोग थे, हिंदू से आपको संगठन के लोग जो बता रहे थे अपने आप को, उन लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स भी आ गए, कुछ लोगों के नाम भी आ गए। उन्होंने एक दिन पहले करीब 60 से 100 लाठियाँ भी खरीद दी गई। तो उसका सेंस क्या था? तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लोग हैं जो सुनिश्चित तरीके से झगड़ा कराया गया है, क्योंकि करौली एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसा वातावरण हो हिंदू मुस्लिम का। सब लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये चुनाव जब आता है प्रदेश में हो चाहे देश में, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है सुनिश्चित प्लानिंग के तहत। सीएनजी की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के खिलाफ दिल्ली में ऑटो, कैब और टैक्सी ड्राइवर्स की मुख्तलिफ तंजीमों ने हड़ताल की कॉल दी है। हड़ताली ड्राइवर्स आज जंतर मंतर पर एहतजाज भी करेंगे। ड्राइवरों की शिकायत है कि सीएनजी की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन मेट्रो में जो रेट है पुरानी कीमतों के मुताबिक ही है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ती गर्मी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब सीएनजी के बढ़ते दाम भी लोगों के लिए परेशानी बन रहे हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में खड़े हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि मैं एक ऑटो में बैठी हुई हूं, क्योंकि ऑटो सीएनजी से चलता है और सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सवारियां भी कम मिल रही हैं। तो हम कुछ लोगों से ही बात करेंगे जो कि ये ऑटो चलाते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। ये बताइए कि एक तो गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, ऊपर से सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते सीएनजी के दाम का आपके बिजनेस पर, क्योंकि आप ऑटो चलाते हैं, क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है मैडम। जो पहले के किराया था और सवारी वही देना चाहता है, 10 रुपया कम देना चाहता है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, इतनी बेरोजगारी हो गया कि आपको ड्यूटी भी जाते हैं, आपको तनख्वाह मिलता है, उस लिमिट से आप घर भी चलाते हैं, किराया भी देना है, बस के हो, मेट्रो का हो, ऑटो का हो, टैक्सी का हो, किराया तो देना ही देना है। तो लगता है कि बढ़ती जो सीएनजी के दाम है उस पे सरकार को कुछ करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए कि इतनी सीएनजी अगर किराया बढ़ेगा तो आप देखिए कि साग सब्जी कहाँ रेट बढ़ गया है। एक नींबू है ना 350, 1 किलो नींबू के 350 बिल्कुल है। ठीक है, जो आप गर्मी में आपने नींबू को रस गाड़ के नमक डाल के आपने पानी पीते हैं, उसकी इतनी कीमत हो गई। तो इनका कहना है कि लगातार सीएनजी के दाम के साथ साथ जो दूसरी चीजें वो भी महंगी होती जा रही है, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे बजट मैनेज करते हैं, क्योंकि कितनी देर से खड़े वैसे आप यहाँ पर? यहाँ हो गए 1 घंटे करीब हो गए। सवारी मिली? सवारी मिली नहीं। जो मिलते हैं, जहाँ जो पहले देता था 50 अब करा भाई 30 ले लो, हमारे तो पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से दूंगा पैसे। तो हम लोग तो सीएनजी, अब हमारे लोग को पहले 44 रुपए था, अब 70 रुपए हो गया, कहाँ से हम सीएनजी भरवाए। इसलिए हम सभी सवारी के पैसे पूरे देंगे जब भी तो चलेंगे। मीटर के भी पैसे नहीं दे रहे तो कहाँ चलेंगे।
तो सवारी भी नहीं मिलती और धूप भी इतनी ज्यादा हो रही है। गर्मी में 1 घंटे से बैठे हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है। सवारी आएंगे जब तो ले जाएंगे। बिल्कुल, सवारी का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जब महंगाई बढ़ेगी तो हर एक के जेब पे भारी पड़ता है, सबका जेब ढीला करना पड़ता है, तो लोग कहाँ से यूज करेगा। लोग सोचता है अगर 2 किलोमीटर है, पहले 50 रुपए दे के चला जाता था, पैदल ही चला जाता है। महंगाई तो बहुत चरम पे पहुंचा हुआ है। श्रीलंका से ज़्यादा बुरा हाल है इस टाइम इंडिया का। श्रीलंका तो छोटा द्वीप है, तो चलो वहाँ कुछ नहीं था तो हो गया, लेकिन इंडिया का महंगाई तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। और एक तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, तो क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रही सवारियां? सीएनजी भी महंगी हो गई, यही कारण? तो उसकी वजह से किराया बढ़ा। लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात यह है। लोगों के पास पैसा नहीं, महंगाई इतनी हो रही है, और जब कार्टेज बढ़ जाएगी तो चीजों की महंगाई भी बढ़ जाएगी, चीजों पे भी चीजें भी महंगी हो जाएंगी। हर आदमी अपना गुजारा सोच समझ के कर रहा है, इसलिए सवारी नहीं आ रही है। हर आदमी के पास पैसा नहीं है, पैसा कुछ लोगों के पास है, सबके पास तो पैसा नहीं है। मना करते कहते अब रिक्शे वाले पैसे ले, 10 रुपए में जाते ही रिक्शा लेकर, तो हम भी तुम भी 10 रुपए में लेकर चलो। अब हमारे 10 रुपए में कौन सा गुजारा है? इसमें 25 रुपए मीटर ही डाउनिंग है। गैस हमारे 70 रुपए, हम कहाँ से हम 10 रुपए में ले जाएंगे? आप बताएं। क्या बताएं, सही बोले उन्होंने, जो भी बोला वो सत्य है कि सीएनजी जो 43 रुपीज था डायरेक्ट वो 70 रुपीज हो गया। और हम सवारियों से अगर पैसे की मांग करते हैं तो कहते भैया इतनी क्यों मांग रहे हैं आपने? हम कहते जी सीएनजी महंगे हो गए। फिर भी उनको लगता है कि भाई आप सीएनजी महंगा हुआ, आप गवर्नमेंट से मांगो, गवर्नमेंट से बोलो, हमसे आप क्यों मांग रहे हो? तो ये सब सारी बातें होती है। बट क्या है कि देखिए सबके पास तो उतना पैसा है नहीं जो हम बोले और बैठ गए चल दिए। अंकल एक चीज बताइए कि रेट बढ़ रहे हैं जिस तरीके से, अभी दुगने के करीब हो गए सीएनजी के दाम हम देखें, तो ऐसे में बजट जो आप लोग अपने घर का चलाते थे वो भी गड़बड़ा गया, वो कैसे मैनेज होता? आ गया मैडम, इसलिए कि घर चलाना मुश्किल है। हम तो दिन भर धूपा में रहते हैं, घर के मालकिनी कौन होता है? हमारी बीवी होगी, नहीं तो बच्चे होंगे, हमारे लड़की होंगे, कोई भी तो होगा। वो घर चलाती है, किस तरह से चलाती है, उसकी घर की स्थिति वो जानती है। हम तो बाहर में रहते हैं, परदेश में, हम आपको सेवा में खड़े रहते हैं। हम कमाएंगे आप ही से ना। जब पैसे जेब में आएगा तभी तो खर्च करेंगे, जब जेब में पैसे नहीं आएगा तो खर्च कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार सीएनजी के बढ़ते दाम ने उनके घर के बजट को गड़बड़ा दिया है, और ऊपर से जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में घंटों सवारी का इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद भी जिस तरीके की कमाई की उम्मीद वो लेकर अपने घर से रोज निकलते हैं, वो उम्मीद कहीं ना कहीं अधूरी ही नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ रचना, न्यूज़ 18। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से बेहाल आम आदमी चिलचिलाती गर्मी में नींबू पानी भी नहीं पी सकता। आसमान छूती नींबू की कीमतों ने आम आदमी को हैरत में डाल दिया है। दिल्ली, एमपी, गुजरात समेत बेशतर रियासतों में नींबू 300 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। शदीद गर्मी है तो नींबू के इस्तेमाल में भी इजाफा होता जा रहा है। अब मजबूर आम आदमी आम दिनों के मुकाबले चार दुगना कीमत अदा करने के लिए नींबू खरीदने के लिए मजबूर है। रुपए से 1000 रुपये 100 तक के बिक रहा है। क्वालिटी पर डिपेंड करता है किस टाइप का नींबू है। छोटा नींबू 500 रुपये, बड़ा फुल साइज 1000 रुपये 100, और 200 रुपये केजी चल रहा है भैया। और 2022 नींबू के लिए याद रखने वाला, आज तक इतना महंगा नहीं हुआ। ये 2 हफ्ते हो गए हैं, बढ़ती पर ही है अभी, क्योंकि सब आंध्रा से लेमन आ रहा है, तो पूरे इंडिया में पूरा डिमांड है, तो हर जगह अपने से ज़्यादा पैसे देकर खरीद ले रहे हैं, तो इस कारण। और अभी अपनी इधर फूल पर है नींबू, छोटे छोटे हैं, रस आने का, इसलिए अभी कुछ दिनों में जैसे अपने इधर का लोकल चालू हो जाएगा, नागपुर का, आजू बाजू का, तो फिर सस्ता हो जाएगा। भैया देखिए, मेरा है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में बिना नींबू के तो काम होता ही नहीं है। हमको हर चीज़ में लगता है, पब्लिक को भी खिलाना है, अपने खुद के लिए भी चाहिए, सब में चाहिए। और इतना महंगा है कि ये अभी लेना इज़ अ लग्जरी, सोना खरीदने के बराबर हो गया है। मेरे ख्याल से 500 या 600 रुपए का 100 है होलसेल रेट, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि रिटेल में क्या भाव बिक रहा होगा। इसका कारण ये है क्योंकि किसी प्रांत में, एक ही प्रांत में मतलब फसल है इसकी, कर्नाटक में, और आंध्रा से जो आता है माल वो एकदम कम है, फसल नहीं है। और लोकल जो महाराष्ट्र का माल है वो भी उसकी फसल नहीं है। इसके वजह से इसके एक ही प्रांत में माल होने से रेट बढ़े हुए हैं क्या। और उसके अलावा क्या, रमज़ान भी आ गए, रामनवमी भी आ गई क्या, और शरबत वाले भी चालू हो गए। सब गर्मी में सबको नींबू लगते हैं, और माल फसल कम है, तो इसलिए रेट बढ़े हुए हैं। मतलब इस गर्मी में नींबू का रेट बढ़ रहा है, आगे से महंगा आ रहा है भाई, तो महंगा यहाँ बेच रहे हैं। नींबू 180 रुपए किलो बिक रहा है भाई। बढ़ क्या रहा है, जब पीछे से फसल कम है तो भाव तो बढ़ना ही बढ़ना है।
जैसी फसल आएगी वैसा सौदा बिकेगा। खरीदारी समय कम ही चल रही है, महंगाई हो जैसे लोग लेके ही नहीं जा रहे, भाव पूछ रहे, भाग रहे हैं, क्योंकि महंगा हद से ज़्यादा हो रहा है इस समय। हद से ज़्यादा महंगाई हो रही, पब्लिक इतना महंगा सौदा नहीं खा पा रही है। 200-250 रुपये किलो हद से ज़्यादा महंगा है, पब्लिक को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही लेने में, और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो रही खरीद के लाने में। वक्त हुआ छोट से वक्फे का। खबरों की शुरुआत करते हैं मुंबई की बड़ी खबर के साथ। आशुतोष मिश्रा को 11 प्लेट तक भेजा गया तहवील में। आज मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने किला कोर्ट में किया था पेश। यह खबर आपको मुंबई से बताई जा रही है, जहां आशुतोष मिश्रा को 11 अप्रैल तक भेजा गया तहवील में। आज मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने किला कोर्ट में पेश किया था। आशुतोष मिश्रा को 11 अप्रैल तक तहवील में भेज दिया गया है। उन्हें आज क्राइम ब्रांच ने किला कोर्ट में पेश किया था। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आशुतोष मिश्रा के ताल्लुक से, जिन्हें अब 11 अप्रैल तक तहवील में भेज दिया गया है और उन्हें आज क्राइम ब्रांच ने किला कोर्ट में उन्हें पेश किया था। आशुतोष मिश्रा की जानिब से आपको यह खबर बताई जा रही है, जिन्हें आज 11 अप्रैल तक तहवील में भेज दिया गया है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको आशुतोष मिश्रा की जानिब से बताई जा रही है, जिन्हें 11 अप्रैल तक तहवील में भेज दिया गया है। आज मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने किला कोर्ट में पेश किया था। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको आशीष के ताल्लुक से बताई जा रही है। उन्हें आज 11 अप्रैल तक तहवील में भेज दिया गया है। यूक्रेन ने रूसी सरहद से मुत्तसिल सोमी शहर के पूरे शिमाली मशरकी इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। सोमी के गवर्नर ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। दूसरी तरफ रूसी फौजें डोनबास के मुहाज पर बड़े हमले की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि बोडानिका में बड़ी तबाही हुई है। उन्होंने ऐसे बोचा से कहीं ज्यादा भयानक तबाही करार दिया है। बोडानिका में राहत कार्य हुनूस जारी है। की सरकार अगर कहती है कि बोरोदेनका की तबाही बूचा और इरपिन से ज्यादा है, तो उसकी बानगी जमीन पर भी देखने को मिल रही है। मेरे पीछे एक भारी भरकम बिल्डिंग थी जो बीच से टूट गई है। एक मिसाइल हमले में बीचों बीच बिल्डिंग टूट गई, क्योंकि मिसाइल वहीं पर आके लगी थी। एक तरफ का हिस्सा जला हुआ है, दूसरी तरफ का हिस्सा ठीक है, लेकिन बीच का हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। अब ये यूक्रेन का कहना है कि इसके नीचे यानी यहां पर बेसमेंट में कुछ लोग छुप गए थे आकर के। जब हवाई हमले का सायरन बजा तब कुछ लोग बेसमेंट में, अमूमन यहाँ पर बेसमेंट में बंकर होते हैं जहां पर कुछ लोग छुप गए थे, और उनका कहना है कि जब ये खाली हो जाएगी जगह तब हम बता पाएंगे कि यहाँ कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरा हिस्सा देखिए, एक हिस्सा इसका पूरा बिल्डिंग का जला हुआ है, दूसरा हिस्सा बीच का ध्वस्त हो गया है पूरी तरह से, और तीसरा हिस्सा डैमेज तो है लेकिन वो सही सलामत दिख रहा है। ये पूरी एक बिल्डिंग थी, जैसे पीछे की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे इतनी ही बड़ी एक बिल्डिंग है, वैसे ही ये बिल्डिंग थी, लेकिन इस बिल्डिंग में बीचों बीच मिसाइल गिरी है और ये पूरा ध्वस्त हो गया है। तो यूक्रेन अब कह रहा है कि बूचा से ज्यादा लोगों की मौत हुई है बोरोदेनका में। अब इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है कि कितने शव मिलते हैं इन ऐसी जगहों से जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार जो दमकल कर्मी हैं या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो लोग आकर के यहाँ पर खोजबीन कर रही है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मलबा निकालना जरूरी है और वो मलबा निकालने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, बोरोदेनका। न्यूज 18 नुमाइंदे अरविंद ने टेरिटरी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट वजीर एलेक्सी से बातचीत की और मौजूदा सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू की। टेरिटरी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर एलेक्सी, I can see the devastation here by Russian forces. What is your estimate? Because Ukraine is saying for last 2 days that this is
more worse than Bucha. Right now we are witnessing the results of this devastating and bloody war that we are facing recent 43 days, and of course this is a terrible picture that you can see now. The damages are really crucial and devastating. The bombs from the aircrafts, you can see them been falling on the heads of the civilians of Ukrainian towns and cities and villages. And of course this is completely not acceptable situation. What I can say that the concrete results and the estimation will be calculated within next few days. We are here now with several experts from different offices that are working now officially to understand the outcome of these events. Your question regarding the comparison to Bucha and Borodyanka. First of all, I would like to say that every life is important for us, and we are still in the process of the estimation of the results. I think it's comparable, Bucha and Borodyanka, and you can see from the multi-story apartment buildings that they are completely destroyed. And this is not the on-ground shelling, earth to earth. This is bombardment from the sky, and a lot of people dead, and we are still identifying their remains under the remaining parts of the building. So somebody was telling me that they went inside bunkers behind the building, bunkers, and they the bomb came and they all died. So any estimate by your authorities how many people died here in Borodyanka? I cannot tell you the concrete number at this very moment. You can see that our personnel is on the ground actively working, and every moment they might find out a new remaining, and I'm sorry to admit that there are people remaining in bunker, and finally we will have the concrete numbers within few days. I'm sorry not to answer it directly. Thank you for talking to me. My last question, what is the way ahead? What do you think that is it going to stop right now, or you think that they will come again? What is the your information, your government's information and assessment? What this is over? We cannot comment on the future plans of the aggressor. Nevertheless, it was absolutely clear that the general plan was the whole Ukraine, and it might remain still. At this very moment, the focus, as we can see, is on the east, and this would be the main concentration of the army. Your government have been saying consistently that Putin is accused of war crime. Yes. After seeing this, what you have to say? I have to say that we are witnessing right now the bloody, devastating results of this aggression. And already we can see that we are finding out the remains of the people in many different places. And these things cannot be explained. This cannot be explained in 22nd century how it might happen. And of course, this is a war crime, and there's no other word. And this is not comparable with a human being, what I can say. Thank you, Mr. Alexei, talking to me. Pleasure talking to me. Thank you. Pleasure. Thank Pleasure. you. Thank you. बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। 2 हफ्तों के लिए टल गई समाअत। अनिल देशमुख मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बताए जा रहे हैं। 3 दिन से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ये जानकारी उनके वकील ने दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। दरअसल 2 हफ्तों के लिए समाअत टल गई। जमानत अर्जी पर समाअत थी। अनिल देशमुख मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला है। 3 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। देशमुख के वकील ने ये जानकारी फराहम की। 2 हफ्तों के लिए टल गई जमानत अर्जी पर समाअत। अनिल देशमुख मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला है। 3 दिन से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। ये जानकारी उनके वकील ने फराहम की है।
और एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के बांदा से बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी की कोर्ट में वर्चुअल पेशी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थोड़ी देर में होगी पेशी। बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। मुख्तार अंसारी की जानिब से यह खबर आपको बताई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थोड़ी देर में होगी पेशी। बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी। उत्तर प्रदेश के बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी को कोर्ट में वर्चुअल पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए में अब से थोड़ी देर में ये पेशी होगी। बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी अंजाम दी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।